नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जागीर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन ऑफ शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 5 बाजार संतुलन के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बाजार संतुलन, फर्मों की निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि फर्मों की स्थिर संख्या होती है और फर्मों की स्थिर संख्या के आधार पर बाजार संतुलन के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम बात करेंगे फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन के बारे में। निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन से अभिप्राय है कि उत्पादन में रहकर संतुलन में कोई भी फर्म न तो अधिसामान्य लाभ अर्जित करती है और न ही हानि उठाती है, अर्थात संतुलन कीमत औसत लागत के बराबर होती है। तो ध्यान देना बच्चों कि निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन का तात्पर्य या अर्थ क्या होता है कि उत्पादन में बने रहकर संतुलन में कोई भी फर्म होती है वो तो न तो अधिसामान्य लाभ अर्जित करती है और न ही हानि उठाती है। यानी जो संतुलित कीमत होती है वो औसत लागत के बराबर होती है, यानी P बराबर हमेशा AC के बराबर होती है। यानी जो संतुलित कीमत है वो हमेशा औसत लागत के बराबर होगी। देखो बच्चों, आपने एक ऐसा चित्र बनाया था कि ए था AC वक्र, ठीक है, ए हो गई कीमत P। जो संतुलित कीमत है वो हमेशा किसके बराबर होती है? AC के बराबर होती है। तो बच्चों, आपको निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन का तात्पर्य अभिप्राय समझ में आ गया कि इसमें फर्म न तो अधिसामान्य लाभ अर्जित करती है और न ही हानि उठाती है। यानी जो कीमत होती है वो औसत लागत के बराबर होती है, यानी P बराबर AC होती है। तो देखो, तीन स्थितियां बनती है। पहली स्थिति बनती है अधिसामान्य लाभ, ठीक है, कि पहली स्थिति होगी अधिसामान्य लाभ की। देखो, अधिसामान्य के लाभ की स्थिति में नई फर्में आकर्षित होती है। ध्यान देना बच्चों कि जब अधिसामान्य लाभ मिलता है तो नई फर्में क्या होती है? आकर्षित होती है। और फर्मों की संख्या बढ़ने पर अधिसामान्य लाभ समाप्त हो जाएगा। ध्यान देना, अधिसामान्य लाभ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फर्में नहीं आएगी तो फर्मों की संख्या बढ़ेगी और फर्मों की संख्या बढ़ने से क्या है, जो अधिसामान्य लाभ है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो जो लाभ है वो सामान्य लाभ के बराबर हो जाता है। ये स्थिति तब होती है जब P ग्रेटर देन AC होती है, यानी बाजार जो कीमत होती है वो औसत लागत से अगर अधिक होती है तब जाकर अधिसामान्य लाभ की स्थिति होती है। दूसरी स्थिति है कि जब कीमत, ध्यान देना बच्चों, जब कीमत औसत लागत के बराबर होती है तो उस स्थिति में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में फर्मों के प्रवेश के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा, यानी फर्म को न तो हानि होगी और न ही लाभ होगा। तो वो जो जैसे फर्में हैं, जितनी फर्में हैं वो उतनी की उतनी फर्में ही रहेगी, या फर्म के प्रवेश और बहिर्गमन को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अब तीसरी स्थिति, जब कीमत, ध्यान देना बच्चों, जब कीमत क्या होती है? औसत लागत से कम होती है, यानी P लेस देन AC होती है, तो उस स्थिति में फर्म को हानि होती है। तो हानि की स्थिति में क्या होता है? सामान्य से भी कम लाभ प्राप्त होने पर फर्में क्या करेगी? बहिर्गमन करेगी, यानी फर्में क्या करेगी? उत्पादन बंद कर देगी और फर्में उद्योग छोड़कर चली जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा? फर्म में लाभ में वृद्धि होगी और तथा लाभ सामान्य लाभ के स्तर पे आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों स्थितियां समझ में आ गई होगी। जब कीमत, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ तीनों स्थितियां, कि जब कीमत AC से अधिक होती है तो उस स्थिति में क्या होता है? अधिसामान्य लाभ प्राप्त होता है। और अधिसामान्य लाभ की स्थिति में क्या होती है? फर्में आकर्षित होती है और फर्मों की संख्या बढ़ने पर अधिसामान्य लाभ समाप्त हो जाता है। दूसरी स्थिति में क्या होता है? कीमत औसत लागत के बराबर होती है, तो इस स्थिति में फर्म को न तो अधिसामान्य लाभ प्राप्त होता है और न ही हानि प्राप्त होती है, यानी फर्म में आकर्षित भी नहीं होगी, ठीक है। तीसरी स्थिति में क्या होता है? जब कीमत औसत लागत से कम होती है तो उस स्थिति में फर्म को हानि होती है। तो हानि की स्थिति में क्या करेगी? फर्म उत्पादन को बंद ही कर देगी और उद्योग छोड़कर चली जाएगी, यानी बहिर्गमन कर लेगी। तो उस स्थिति में क्या होता है कि फर्में बहिर्गमन करेगी और बहिर्गमन करने से क्या होता है? जो कुछ फर्में बच जाएगी उनको लाभ में वृद्धि होगी और लाभ में वृद्धि होने पर लाभ क्या है? सामान्य लाभ के स्तर पर पहुंच जाएगा। तो बच्चों, ये तीनों स्थिति आपके समझ में आ गई होगी। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि प्रवेश तथा बहिर्गमन के द्वारा, ध्यान देना बच्चों, प्रवेश तथा बहिर्गमन के द्वारा फर्म सामान्य लाभ अर्जित करती है। ध्यान देना बच्चों,
कि फर्म क्या करती है, हमेशा सामान्य ही लाभ अर्जित करती है। फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में फर्म हमेशा सामान्य ही लाभ अर्जित करेगी। एक प्रश्न भी बहुत सी बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में फर्म को किस तरह का लाभ प्राप्त होता है, यानी सामान्य लाभ, अधिसामान्य लाभ, हानि या अधिसामान्य से भी अधिसामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा सामान्य लाभ। तो प्रवेश तथा बहिर्गमन के द्वारा फर्म हमेशा क्या करती है, सामान्य लाभ अर्जित करती है। यानी फर्मों के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन का अर्थ है बाजार कीमत सदैव न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। यानी जो बाजार कीमत है वो किसके बराबर होगी, हमेशा न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। यानी पी बराबर होती है न्यूनतम औसत लागत के बराबर। तो ध्यान देना बच्चों, रेखा चित्र में आपको और बताता हूँ समझा के कि जैसे मान लो ये हो गई कीमत पी ओपी, तो कीमत किसके बराबर होती है, कीमत बराबर हो गई न्यूनतम औसत लागत के बराबर, न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। ठीक है, और ये हो गई हमारी औसत लागत एसी। ठीक है, तो कीमत है वो किसके बराबर होगी, न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। ठीक है, जहां फर्म को सामान्य लाभ अर्जित होता है। ठीक है, संतुलन में इस कीमत पर बाजार मांग द्वारा पूर्ति की मात्रा निर्धारित होती है। ध्यान देना कि संतुलन की इस कीमत पर यानी पी पर क्या होता है कि जो बाजार मांग द्वारा क्या होती है, पूर्ति की मात्रा निर्धारित होती है। ध्यान देना बच्चों, ये जो वक्र है ए आर बराबर एम आर है, वही क्या है, फर्म का पूर्ति वक्र है। ठीक है, ध्यान देना कि जब फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति होती है उसमें जो फर्म का पूर्ति वक्र है वो ओ अक्ष के समांतर होता है, यानी पूर्णतया लोचदार या क्षैतिज अक्ष के समांतर है। तो ये क्या है, फर्म का पूर्ति वक्र है। ठीक है, तो P बराबर न्यूनतम औसत लागत पर प्रत्येक फर्म समान मात्रा में Q0 पूर्ति करेगी। तो ध्यान देना बच्चों, तो P बराबर न्यूनतम औसत लागत पर प्रत्येक फर्म समान मात्रा में Q0 पर पूर्ति करेगी। तो P बराबर न्यूनतम औसत लागत पर प्रत्येक फर्म समान मात्रा में Q0 पर पूर्ति करेगी। तो हम रेखा चित्र से इसको और अच्छी से समझेंगे। ठीक है बच्चों, आप इन नोट्सों को उतारते रहना। ठीक है, अब हम रेखा चित्र के माध्यम से इसको और अच्छी से समझेंगे। अब हम रेखा चित्र के माध्यम से इसको और अच्छी से समझेंगे। देखो बच्चों, हमने देखा था कि ओपी P0 क्या है, ये बराबर होती है न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। ए आर बराबर है एम आर, जो कि क्या है, निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन में पूर्ति वक्र है। ठीक है, ये है हमारा मांग वक्र है। ठीक है, डी। तो ध्यान देना बच्चों, ये निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन में क्या होगा, जो पूर्ति वक्र है वो हमेशा क्या रहेगा, ओ अक्ष के या पूर्णतया लोचदार ही रहेगा, यानी इस ओ अक्ष के समानांतर ही रहेगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कीमत में मांग में परिवर्तन से क्या होता है, संतुलन जो मात्रा होती है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखना, ये हो गई Q0। ठीक है, तो Q0 क्या हो गई, संतुलन कीमत पर पूर्ति और मांग की मात्रा हो गई। तो बच्चों आपके समझ में आ गया, P0 क्या है, न्यूनतम औसत लागत है। ठीक है, और AR बराबर MR है, जो पूर्ति वक्र है, जो पूर्णतया बेलोचदार है। ठीक है, मांग वक्र इसको ई बिंदु पर काटता है जहां संतुलन में मांग और पूर्ति की मात्रा OQ0 के बराबर होती है। तो देखो बच्चों, अतः बाजार में संतुलित फर्मों की संख्या फर्मों की उस संख्या के बराबर है जो P0 कीमत पर Q0 पूर्ति करता है। तो ध्यान देना बच्चों कि बाजार में संतुलित फर्मों की संख्या फर्मों की उस संख्या के बराबर है, जो संतुलित फर्मों की संख्या क्या होगी, उस फर्मों की उस संख्या के बराबर है जो P0 कीमत पर, ध्यान देना बच्चों, P0 कीमत पर Q0 क्या करती है, पूर्ति करती है। तो प्रत्येक फर्म पर Q0 मात्रा की पूर्ति करेगी। ठीक है, तो अगर संतुलित फर्मों की संख्या क्या हो जाएगी, N0 बराबर Q0 बटा Q0F।
तो अगर हमें संतुलित फर्मों की संख्या ज्ञात करनी है तो सूत्र हमारे पास क्या आ जाएगा कि Q0 बटा Q0F आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो देखो बच्चों, एक उदाहरण दे रखा है, यहाँ पे गेहूं की मांग दे रखी है। ठीक है, और गेहूं की मांग दे रखी है कि जब कीमत 0 से अधिक और 200 के बराबर होती है तो उस स्थिति में क्या होती है, 200 माइनस पी। ठीक है, परंतु 0 से अधिक होने पर मांग क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, बाजार में समरूपी फर्में है, अतः किसी अकेली फर्म का पूर्तिवक्र क्या होगा, ध्यान देना बच्चों, ये क्या है, एक अकेली फर्म का पूर्तिवक्र है कि QSF कब, जब वस्तु की कीमत 20 रुपए से अधिक या बराबर होती है तो 10 प्लस पी होगा, और वस्तु की कीमत 20 रुपए से कम होती है तो उस स्थिति में फर्म की पूर्ति शून्य होगी। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार संतुलित फर्मों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो देखो बच्चों, यहाँ संतुलित कीमत क्या है, 20 है, जहां पर क्या करती है, फर्म अपनी पूर्ति करती है, क्योंकि फर्म का जो पूर्तिवक्र होता है वो क्या होता है, OX के क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है, यानी वो क्या रहेगी, स्थिर ही रहेगी, न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी, यानी P बराबर क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी। तो AC भी कितनी हो गई, 20 हो गई। अब देखो मांग कितनी होगी, QD कितनी हो जाएगी, QD हो जाएगी 200 माइनस P। तो हम क्या करेंगे, P की जगह P का मान रख देंगे, तो P का मान कितना है, यहाँ 20 है। ठीक है, तो 20 हो गया, तो ये कितना हो गया, 180 हो गई। तो मान कितनी हो गई, 180 हो गई। अब हम पूर्ति की बात करते हैं, तो पूर्ति वक्र क्या दे रखा है, QSF 10 प्लस P, 10 प्लस P, तो P की 10 प्लस P दे रखा है, तो मैं P की जगह मान रख देता हूं, तो 10 प्लस 20 हो जाएगा, तो ये कितनी हो गई, 30 हो गई। तो आप फर्मों की संख्या आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो फर्मों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, Q0 बटा Q0F। Q0 क्या है, मांग है, और Q0F क्या है, पूर्ति है। तो फर्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, 180, तो क्या है, मांग है, 180 मांग हो गई, और 30 क्या है, फर्म की पूर्ति है। ठीक है, तो 180 में 30 का भाग देंगे तो फर्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो फर्मों की संख्या हो गई, फर्मों की संख्या 6 हो गई। तो इस प्रकार बच्चों आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको बताया है कि किस प्रकार संतुलित फर्मों की संख्या ज्ञात की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मांग वक्र के बारे में। ठीक है, तो बच्चों इसको आप उतार लेना, नोट कर लेना। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि मांग में शिफ्ट होने पर फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी इसमें क्या होता है कि मांग में परिवर्तन होता है, तो मांग वक्र राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जाएगा तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम ये जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मांग में ही परिवर्तन होगा, पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने देखा है कि पूर्ति वक्र क्या रहता है, स्थिर रहता है, यानी O अक्ष क्या होता है, समांतर यानी पूर्णतया लोचदार होता है। तो आज हम देखेंगे, चित्र के माध्यम से जानेंगे कि देखो बच्चों, ये क्या हो गई, P0 हो गई, बराबर होती है न्यूनतम औसत लागत के। ठीक है, और ये हो गई मांग और पूर्ति। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो O अक्ष पर वस्तु की मांग और पूर्ति आ जाएगी। देखो बच्चों, हमने वक्र बनाया था कि ये क्या है, D वक्र है, यानी डी वक्र यानी मांग वक्र है, जहां मांग और पूर्ति मात्रा कितनी निर्धारित हो रही है, Q। अब मान लो कि मांग में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो मांग वक्र क्या है, दाईं तरफ जाएगा। ठीक है, तो दाईं तरफ जाएगा, तो ये क्या हो गया, D1 हो गया। तो इसने पूर्ति वक्र को कहाँ काटा, E1 बिंदु पर काटा। तो इस स्थिति में क्या होती है, मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी पूर्ति तो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, परंतु मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी कीमत तो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, और मांग में क्या और पूर्ति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अगर ये लेफ्ट साइड में जाता है तो इस स्थिति में क्या होती है, मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, परंतु पूर्ति क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो अब हम देखते हैं कि मांग में शिफ्ट होना, निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में मांग में शिफ्ट होने पर नए संतुलन पर बाजार उसी कीमत पर इच्छित मात्रा की पूर्ति करेगा। एकदम राइट बात है कि बाजार क्या करेगा, उसी कीमत पर इच्छित मात्रा में पूर्ति करेगा, यानी मांग में वृद्धि होगी या कमी होगी, तो क्या होगा,
जो पूर्ति है वो क्या रहेगा, उसी कीमत पर करता रहेगा। जो कीमत क्या है, P0 है यहाँ पे। तो क्या रहेगा, कीमत तो परिवर्तित नहीं रहेगी, यानी कीमत तो समान ही रहेगी। अगर दो स्थितियां बनती है कि मांग वक्र दाएं तरफ शिफ्ट होता है तो क्या स्थिति बनती है, और मांग वक्र बाएं तरफ शिफ्ट होता है तो क्या स्थिति बनती है। तो देखो बच्चों, जब मांग वक्र दाईं ओर देखो राइट साइड में जाता है तो इससे क्या होगी, अधिमांग होगी। अधिमांग होगी क्योंकि लोग क्या करेंगे, ज्यादा मांग करेंगे। तो कुछ असंतुष्ट उपभोक्ता अधिक कीमत देने के लिए तैयार होंगे, अतः कीमत में वृद्धि होगी, जिससे अधिक सामान्य लाभ अर्जित की संभावना होगी। कि क्या होगा, कुछ असंतुष्ट उपभोक्ता अधिक कीमत देने के लिए तैयार होंगे, जिससे क्या होगी, वस्तु की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिससे अधिक सामान्य लाभ अर्जित की संभावना होगी और नई फर्में आकर्षित होगी। देखो बच्चों, क्या होता है, जब मांग बढ़ने लग जाती है तो जिस व्यक्ति को वो वस्तु चाहिए तो वो उस स्थिति में क्या करेगा, वस्तु के लिए अधिक कीमत देने के लिए तैयार भी हो जाएगा, जिससे क्या होगी, कीमत में वृद्धि होगी और अधिक सामान्य लाभ की संभावना होगी। तो नई फर्में क्या होगी, आकर्षित होगी, कि उनको पता है कि कीमत बढ़ गई उस वस्तु की, तो वो क्या करेंगे, उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए आकर्षित होगी। तो नई फर्में आकर्षित होगी और नई फर्में आने से क्या होगा, अधिक सामान्य लाभ समाप्त होगा और कीमत पुनः वही आ जाएगी। कीमत क्या बढ़ेगी तो वापस क्या आ जाएगी, वापस P0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, जब मांग वक्र बाईं तरफ, देखो रेखा चित्र में क्या है, बाईं तरफ शिफ्ट होता है, तो जब मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होने की न्यूनतम मांग होगी, अतः फर्में उत्पादन इच्छित मात्रा बेच न पाने के कारण कीमत कम करना चाहेगी। जैसे मान लो फर्म के पास स्टॉक हो जाएगा, मांग नहीं है, तो वो क्या करेगी, अपनी वस्तु को बेचने के लिए कीमत को कम करना चाहेगी, और कीमत घटने से हानि की संभावना होगी। हानि की संभावना होगी कि कीमत घट रही है, तो फर्म को ऐसे लगेगा कि मुझे हानि हो रही है, तो वो क्या करेगी, छोड़ के चली जाएगी, यानी विद्यमान फर्में क्या करेगी, बहिर्गमन करेगी और कीमत पुनः क्या आ जाएगी, वापस वही आ जाएगी। तो इस प्रकार आपके समझ में आ गया होगा कि मांग वक्र में शिफ्टिंग से क्या होता है। तो मांग वक्र में देखो, जब मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि संतुलित मात्रा और फर्मों की संख्या में वृद्धि होती है। देखो ये मैंने यहाँ पे सार के रूप में लिख दिया है कि जब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, देखो बच्चों यहाँ पे रेखा चित्र में, जब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है तो उस स्थिति में संतुलन मात्रा और फर्मों की संख्या में वृद्धि होती है। तो देखो बच्चों, पहले मात्रा कितनी थी, OQ थी, अब बढ़कर OQ0 हो गई है, यानी मात्रा और फर्मों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, परंतु कीमत अपरिवर्तित रहेगी। कीमत हमेशा क्या रहेगी, OP0 ही रहेगी, यानी न्यूनतम औसत लागत के बराबर रहेगी। अगर मांग वक्र दाईं तरफ, देखो रेखा चित्र में लेफ्ट साइड में आ गया, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो संतुलन मात्रा है और फर्मों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। तो इस यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मात्रा क्या है, OQ से घटकर OQ2 हो गई। तो इस स्थिति में क्या होगी, कीमत अपरिवर्तित रहेगी, कीमत वो की वो रहेगी OP0। तो मेरे हिसाब से आज का जो टॉपिक है फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन के बारे में मैंने आपको अच्छी से समझाया है और लिख के भी बताया है। तो आप क्या करना, इन नोट्सों को उतार लेना। अगर आज का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।